सारा ग्रुप ने एक जगह रुक के और एक चिड़िया की तरफ इशारा कर रहा था और कुछ कह रहे थे वो। अब हमने सुना कॉन्गो कॉन्गो और उसने हमें चेज करना शुरू किया। और ऐसे ही आप जैसे बहुत केसेस होते हैं जब लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट फेंक दिया, आग लग जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मतलब ये काफी साल पुरानी बात है, तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये जो खड़ी हुई है इसका मतलब कि बहुत बड़ा झुंड आसपास है और वो सड़क पार करना चाह रहा है। तो मजेदार बात ये थी कि कोई भी अगर जीप, जैसे उसने जीप्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे दोनों साइड पे रोका हुआ। जितना आप ट्रैवल करो उतना लगता है कि और बहुत कुछ है सीखने को और बहुत कुछ है खींचने को। 91.2 NIVH चलदून सुन रहे हैं आप। मैं हूं अनोखा अंकित एंड एक बार फिर मुलाकातों का दौर, क्योंकि हम आपकी मुलाकात किसी ना किसी शख्सियत से कराते ही रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों के सफ़र को, उनकी जर्नी को जानें और वो हमारे साथ बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। तो आज एक ऐसे ही मेहमान हैं हमारे साथ, एक मैम है हमारे साथ। उनका नाम लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक्चुअल में करती क्या है। मैम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और मैम पॉडकास्ट भी करती हैं। वो खुद एक पॉडकास्टर हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट भी है, लेकिन एक नया एस्पेक्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। हमारे साथ हैं सुरभि मैम। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून पर। थैंक यू अंकित। ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और मेरे लिए भी एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड इट्स ऑनर फॉर अस कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, ये भी एक तरह से पॉडकास्ट ही है, एंड मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कि आपने कैसे शुरुआत की, वो कौन सी पहली पिक्चर थी जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। एक्चुअली शुरू से शौक था मुझे नेचर का, लेकिन देहरादून में जब से मैं आई हूँ, शादी होने के बाद मैं देहरादून में आई और मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन करे जो कि बर्ड वॉचिंग करते थे। या नॉर्मल देहरादून में देखिए बहुत ही सुंदर जगह हैं अलग अलग, चाहे वो WII है, चाहे वो FRI है, बहुत ही जगह हैं जहाँ पे आप जाके बर्ड वॉचिंग और ये सब कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन किया और एक ग्रुप हमारा जा रहा था बर्ड वॉचिंग के लिए, और मेरा बेटा जो है वो भी बहुत, उसको इसमें इंटरेस्ट है, तो हम दोनों गए। और बहुत नए थे, हमको ज़्यादा वर्ड्स के नाम भी नहीं पता थे, बेसिक बेसिक वर्ड्स पता थी। कैमरा तब तक था नहीं मेरे पास, तो हम पहुंच गए वहाँ पे और सारा ग्रुप ने एक जगह रुक के और एक चिड़िया की तरफ इशारा कर रहा था और कुछ कह रहे थे वो। अब हमने सुना कॉन्गो कॉन्गो और हमने सोचा कॉन्गो तो बहुत बड़ा वो चिंपैंजी होता है अफ्रीका का, तो हमने कहा यहाँ कहाँ से आ गया कॉन्गो। तो जो थोड़ा से जो ग्रुप था वो तो मतलब आगे बढ़ गया, पर उसमें से एक कोई लेडी थी, उसने हमारी बात सुनी और उसने ना एक किताब खोली जो कि चिड़ियों के ऊपर थी, एंड शी टोल्ड अस कि ये कॉन्गो नहीं, ड्रोंगो है, D फॉर ड्रोंगो। एंड उसने किताब खोल के हमारे को दिखाया कि ये चिड़िया है, वो वहां बैठी है, और ये जो ड्रोंगो है ये इस तरह के अलग अलग तरीके के ड्रोंगो होते हैं। और आई थिंक वो दिन था और आज का दिन है। शायद अगर हमारे को कोई नहीं समझाता या सिर्फ मजाक उड़ा के छोड़ देता तो आज मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नहीं होती, पर उसने जिस पेशेंटली सिखाया, बताया, वो दिन और आज का दिन है। अगर मैं गाड़ी भी चला रही होती हूँ तो मेरी नज़र मतलब ऑफ कोर्स सड़क पे होती है, लेकिन मैं स्कैन करती रहती हूँ कि कोई चिड़िया दिख जाए, कुछ दिख जाए। तो बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया आपने बर्ड को जो है कैप्चर किया, हाँ जी। लेकिन आपने और भी एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस प्रोफेशन में हैं, तो आपने और क्या क्या कैप्चर किया अपने कैमरे में जो कैद किया है? तो बेसिकली अब मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो गए हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए, और मैं बर्ड्स में ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ। शुरुआत भी मैंने बर्ड से ही करी थी। तो एक बार जब कैमरा खरीद लिया उसके बाद पहले तो मैंने देहरादून में काफ़ी सारी बर्ड्स करी, चाहे वो इंडियन पिटा है, चाहे वो ड्रोंगोज थी, चाहे वो ओरियोल्स थे, चाहे बहुत बहुत, मतलब आप यकीन नहीं मान सकते हो कि देहरादून में इतनी वैरायटी है बर्ड्स की। और हमारा मुनाल है, मुनाल देहरादून में नहीं मिलता है, बट ऑफ कोर्स मतलब उत्तराखंड का है।
और धीरे धीरे मैंने देखा कि मतलब सिर्फ देहरादून तक क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहूं, तो मैंने उत्तराखंड में जाना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया। और वहाँ से इंस्पायर होके जब थोड़ी अच्छी बर्ड्स की फ़ोटो आने लगी, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया जो है ट्रैवल करना शुरू किया। और पहले सिर्फ बर्ड्स तक रिस्ट्रिक्टेड था, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ में भी अपना जो है कदम बढ़ाया आगे। और काफ़ी जगह मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों, चाहे वो बर्ड सेंचुरीज हों, तो काफ़ी कुछ मैंने किया है। बिल्कुल। तो मैम आपने इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी किया होगा कहीं, आप मतलब या तो लिख के वो आप करती होंगे, तो वो किस तरह की क्या टेक्निक्स होती हैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए, कैमरे के साथ या राइटिंग के साथ या पिक्चर्स के साथ या इक्विपमेंट के साथ, जो आप बता सकें? हाँ जी, तो बेसिकली मेरा एक वेबसाइट है। मेरा जो सारा फोटोग्राफी है वो इंस्टाग्राम और वेबसाइट पे है, उसका नाम है यूनोहिया सुर। और उसमें मैं सारे डिटेल्स अपने डालती हूँ, जो जो कहाँ कहाँ गई, क्या मैंने खींचा, कौन सा कैमरा है, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। मैंने शुरुआत करी थी कैनन से और अब मैं निकॉन यूज़ कर रही हूँ। तो प्रेजेंटली मेरे पास D500 है निकॉन का, और मेरा लेंस जो है वो जूम लेंस है 200-500 का। तो बस वही लेके मैं सारे में घूमती रहती हूँ। और भी 2-3 लेंसेज हैं, क्योंकि लैंडस्केप के लिए आपको थोड़ा वाइड लेंस चाहिए होता है, और तो 3-4 लेंसेज हैं अलग अलग। बाकी बस यही है जो जर्नी की शुरुआत ऐसी हुई, और अब बस मेरे ख्याल से जितना आप ट्रैवल करो उतना लगता है कि और बहुत कुछ है सीखने को, और बहुत कुछ है खींचने को। यस, बहुत कुछ है खींचने को। हाँ, और अलग अलग स्पीशीज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, बिग एनिमल्स भी होते हैं, बिग कैट्स भी होते हैं। तो आपने कोई बिग एनिमल, बर्ड्स के अलावा किसी एनिमल को कैप्चर किया, या यूं कहें कोई ऐसी ट्रेल, कोई ऐसी कहानी जो आपको भूलती नहीं कि यार ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल ही खतरनाक है या डेंजरस है? काफ़ी किस्से हुए हैं मेरे साथ। कुछ बहुत मज़ेदार थे, कुछ थोड़े डरावने भी थे। एक बार हम लोग राजा जी नेशनल पार्क में ही थे, जब एलिफेंट जो है, एक एलिफेंट बेसिकली सड़क पे खड़ी हुई थी, मादा एलिफेंट थी। और मादा एलिफेंट्स का क्या होता है कि वो जो पूरा इनका झुंड होता है वो उसकी लीडर होती हैं, और उनका ये होता है कि शी हैज टू एंश्योर कि बाकी सब जो है सेफ रहे। तो वो बीच में खड़ी हुई थी अकेले, और तब भी मतलब ये काफ़ी साल पुरानी बात है, तो मुझे इतना पता नहीं था। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये जो खड़ी हुई है इसका मतलब कि बहुत बड़ा झुंड आसपास है और वो सड़क पार करना चाह रहा है। तो मज़ेदार बात ये थी कि कोई भी अगर जीप, जैसे उसने जीप्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे दोनों साइड पे रोका हुआ था, और हल्का सा भी अगर कोई जीप आगे बढ़ रही थी तो वो उसकी तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी कि पीछे हट जाओ, और एक पॉइंट पे जाके छोड़ देती थी और वापस आ जाती थी अपनी जगह पे। अगर कोई नहीं मानता था तो उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ता था। तो वो थोड़ा पहले नॉर्मल समझा रही थी, फिर डरा रही थी, और अगर कोई बहुत ही बदतमीजी करे तो फिर उसको चार्ज करती थी। तो खैर हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। उसके बाद जब उसको लगा कि हाँ सब कुछ सेफ है, तो उसने अपनी सूंड उठा के इशारा किया और पैरों से अपने जो है इशारा किया, और पूरा का पूरा हर्ड, काफ़ी सारे, आई थिंक 50 एक जो है मेल्स, फीमेल्स और काव्स जो है बच्चे, सब लोगों ने क्रॉस किया। और जब क्रॉस करके उसको लगा कि हाँ अब वो सेफ डिस्टेंस पे चले गए हैं, तब वो उसने फिर से सूंड हिला के हुआ कि चलो अब मतलब मेरा काम हो गया। इतनी देर में मेरे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और हम जो है उसकी तरफ चल पड़े, ये सोच के कि अब तो जा रही है वो। लेकिन वो एकदम से मुड़ी और उसने हमें देखा, तो वो हमारी तरफ आने लगी, और आई डोंट नो क्या हुआ उस समय, क्या नहीं हुआ, उसको लगा कि हम जो है उसके लिए खतरा है, और वो हमें चेज करने लगी। और लकीली मेरी जो जीप थी वो उल्टी घूमी हुई थी, तो इसका मतलब बैक जो है, अब पता नहीं वो लकी था या अनलकी था, क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ थी, एलिफेंट की तरफ, और उसने हमें चेज करना शुरू किया। और 2 मिनट को तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी, और मेरे ड्राइवर को जो है थोड़ा अकल चल गई। उसने बोला कि मैम फटाफट जो है आप वीडियो ले लो या फोटो ले लो। और मुझे वो हाथी इतना बड़ा मेरी तरफ बिल्कुल चलता हुआ आ रहा है, मेरी तो सिट्टी गुम हो रखी है, और वो ड्राइवर कह रहा है कि मैम जल्दी जल्दी वीडियो लो। एंड देन ऑफ कोर्स मैंने फोटो और वीडियो लिए। एंड देन ऑफ कोर्स हम लोग, मतलब बिकॉज मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ नेचर को, तो हम काफ़ी दूर निकल गए थे, और एलिफेंट ऑल्सो रियलाइज कि नहीं ये खतरा नहीं है।
तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो आपको कभी भी अटैक नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं लगता कि आप खतरा है उनके लिए, या फिर कोई छोटा बच्चा आसपास हो और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज, और हमको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। तो यस, बट याददायक चीज थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो मैम आपने जैसे ये स्टोरी शेयर करी, आपने ये बताया कि कैसे एक जो है फीमेल एलिफेंट है झुंड को बचा रही है या आपको बता रही है, तो नेचर जो है हमें लेसन्स देता है, हमें टीचिंग्स देता है, और आप तो इतने समय से नेचर के बीच में हैं, तो आपने कौन कौन सी नेचर से जो चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहती हैं, जो आपने ऑब्जर्व की, जो लेसन्स हैं, वो क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, लेसन्स बहुत हैं और मेरे ख्याल से रोज ही हम कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जो जैसे मैंने बोला कि जियो और जीने दो, क्योंकि अगर आप देखो तो लैंड उनका है, हमारा नहीं है, हमने इंक्रोचमेंट करी हुई है। तो हमें ये चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि सबके लिए बराबर है, और हम अपने घर बना लेते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं, फिर मॉल्स आ जाते हैं और हम उनको पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं। अगर आप देखिए, आजकल बड़ा न्यूज़ में आ रहा है कि ऋषिकेश में जो आपका जो एक वो बना हुआ है पार करने का जो वो है, वहां पे एलिफेंट्स रोज क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत बार क्या होता है कि कार्स खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं टोल टैक्स पे, और अटैक कर देते हैं एलिफेंट्स। तो वो एलिफेंट्स इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि एलिफेंट्स सदियों से एक रूट जो होता है उनका फिक्स्ड होता है, वो उसी पे चलते आ रहे हैं। अब एलिफेंट्स को तो नहीं समझ आ रहा ना कि ये वॉल क्या खड़ी हो गई या ये टोल टैक्स क्या बन गया, तो उनको नहीं समझ आ रही वो बात। उनको तो बस ये दिख रहा है कि हमें ऐसे जाना है, और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हम इंसान हल्ला करने लगते हैं, चिल्ला चिक्की करने लगते हैं, हॉर्न बजाने लगते हैं, तो वो जानवर डर जाता है। तो मतलब जानवर के आसपास आई थिंक हमें बहुत पेशेंटली, बहुत शांत रहना चाहिए। कोई भी आपको अटैक नहीं करेगा जब तक कि उसको नहीं लगेगा कि वो उसको थ्रेट है हमसे। उसको जब तक डर नहीं लगेगा तब तक कोई भी जानवर, चाहे वो शेर हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो छोटा कुत्ता हो, कोई भी आपको अटैक नहीं करेगा। सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जाते हैं, जैसे मैं सिर्फ जंगलों में नहीं, मतलब हम माउंटेन्स पे भी जाते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए भी जाते हैं। पहला रूल है कि जो आप, जैसे आपने जगह को देखा है वैसा छोड़ के आइए। ना तो गंद छोड़िए वहाँ पे। आप कुछ खा रहे हो तो प्लीज़ अपना जो भी गंद है अपना इकट्ठा करो और साथ लेके आओ। और ऐसे ही आप, जैसे बहुत केसेस होते हैं जब लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बड फेंक दिया, आग लग जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मतलब नेचर हमारा ही घर है और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जो भी कुछ होगा हमारे ही एक्शन से होगा। तो अगर हम छोटा मोटा भी बेसिक, अगर हम ये देख सकें कि गंद नहीं फैलाना, मतलब शांत रहना है, इंजॉय करना है, लाउड म्यूजिक नहीं चलाना, यही सब चीज़ें अगर हम छोटी छोटी चीज़ें में देख लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो दुनिया सुंदर ही रहेगी। यस, एंड एक चीज़ और मैम, आप केवल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ही नहीं कर रही हैं, आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं, आप फैमिली भी देख रही हैं। तो मैम, ये वर्क लाइफ बैलेंस या लाइफ जगलिंग ये कैसे आप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं इन सब सारी चीज़ों को आप? मैं ये कहूँगी कि आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा जो घर है, मेरे सारे परिवार वाले हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स मतलब आई हैव टू मेक श्योर दैट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की तरफ है, बच्चों की तरफ है, फैमिली की तरफ है, वो मैं सारी पूरी करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी पार्ट लेती हूँ, मैं पॉडकास्टिंग भी करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। बट प्रायोरिटी ये होती है कि अगर सपोजिंग मेरे बच्चे का पीटीएम है या कोई और चीज़ है, या मुझे कहीं पहुंचना है, मेरे इन लॉज मुझे चाहते हैं कि कोई पूजा है, कुछ है, तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ और मैं उधर जाऊंगी पहले। और अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपने जो काम है, उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो आप। बेसिकली अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो सब खुश रहते हैं, और वो लोग खुश हैं तो आप भी खुश हो। तो बस बेसिकली यही होता है। एंड मैम, जैसे कि मैं, ये क्यूरियोसिटी है मेरी एक, क्योंकि नेचर दो तरीके का है। नेचर एक दिन में है और नेचर एक रात में है। तो कभी आपने नाइट में नेचर को कैप्चर करने की कोशिश करी, या नेचर को आपने देखने की कोशिश करी कि उस समय कौन से एनिमल्स हैं, या वो जो एक लैंडस्केप है नाइट का, वो अभी आपने एक्सप्लोर किया? हाँ जी। तो मैं नाइट फोटोग्राफी के लिए हम लोग एक बार बांधवगढ़ गए थे, तो एक सफारी पे गए थे। वहाँ पे हमने एक नाइट सफारी करी थी। तो मतलब आई थिंक
नाइट सफारी का जो एक थ्रिल होता है, बहुत कम जगह होती है और बहुत सेफ भी नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही प्रोफेशनल हो या आप किसी ऐसे के साथ हो जो प्रोफेशनल है। आई विल नॉट एडवाइज कि करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए, नेचर है, नेचर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो बट हम लोग गए थे बहुत सेफली, हम लोग गए थे बिल्कुल शांत, आवाज़ नहीं करना, और हमने अपने टॉर्चर्स वगैरह रखी हुई थी। पर उसका जो एक थ्रिल है वो एक अलग ही होता है। मैंने जो फोटोग्राफी करी है ऑन फुट भी मैंने करी हुई है। मैंने करी थी यहाँ पे एक केरला में एक जगह है, वहाँ पे जाके हमने करी थी। तो उसमें हमने कुछ नाइट जार्स और आउल्स होते हैं और कुछ एक स्कॉर्पियो होता है जो कि रात को ही दिखता है, जो नॉक्टर्नल जानवर हैं। तो उसके लिए अगेन मैं एक प्रोफेशनल के साथ गई थी और उसका एक अलग ही थ्रिल है, उसका एक अलग ही मज़ा है। और आई थिंक नेचर दिन में बहुत अलग होती है और रात को बहुत ही अलग होता है। पर मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग है या क्या है, बट एक आई थिंक एक बहुत ही सीरीन, बहुत ही मैजिकल जगह है नेचर। और जैसे कि मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कोविड के टाइम पे जब हम लोग सब इतना परेशान थे और सब हम रिस्ट्रिक्टेड थे, कुछ करने को नहीं था, मेरी फोटोग्राफी की वजह से आई थिंक जो है मैं क्या कैसे बोलूं कि सेन रह पाई। मतलब मैं दिमाग जो है अपना ठीक ठाक रख पाई, क्योंकि हम लोग अपना कैमरा लेते थे और निकल जाते थे, और बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो हाँ जी। यस मैम, इंस्पिरेशन भी जैसे आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करती हैं, तो आपका भी कोई इंस्पिरेशन रहा होगा, या आपने नेचर के लिए किताब या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कोई किताबें, रिकमेंडेशन या कुछ आप जो कहना चाहें, बताना चाहें दर्शकों को? देखिए, इंस्पिरेशन बहुत थे, मोटिवेशंस भी बहुत थी। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी नेशनल ज्योग्राफिक में देखती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा जो है वो एयरफोर्स में थे। तो हम लोग जो डिफेंस का कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं वो वैसे ही बहुत रिच होते हैं नेचर में, और यू नो इट इज़ बहुत पेड़ होते हैं, काफ़ी चिड़िया होती हैं। तो शायद शुरुआत मेरी जो लव फॉर नेचर थी वो वहाँ से हुई। लेकिन उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक में मैं काफ़ी देखती थी जेन गुडॉल, जो अभी रिसेंटली ही वो शी पास्ड अवे, तो उनको मैं बहुत फॉलो करती थी, एंड वो मेरी एक बहुत मेजर मोटिवेशन रही हैं। और मुझे लगता था कि अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। तो एंड वो बोलती बहुत अच्छा है, उनका काम बहुत बढ़िया है, और वो बहुत ही मतलब शी वॉज अ ह्यूज इंस्पिरेशन। और बस फिर उसके बाद जब ये फोटोग्राफी शुरू करी, काफ़ी लोगों को देखा, सीखा। एक सुयश केशरी करके हैं मध्य प्रदेश में, वो सफारीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। उनको देख देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। तो बहुत लोग हैं, मैं अगर नाम लेने बैठूंगी तो शायद पूरा पॉडकास्ट उसी में ख़त्म हो जाएगा। बट काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे इंस्पायर किया है। एंड मैम, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अलावा आप पॉडकास्टर भी हैं, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई और इसमें आप लोगों से क्या बातचीत करती हैं? तो अगेन जब मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पूरी तरह से जब मेरे को हो गया कि मैं अब ट्रैवल करना शुरू करूँगी, तो जब मैं अलग अलग जगह जाने लगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में जा रही हूँ मैं, तो मैं काफ़ी अलग अलग लोगों से मिलती थी, और बहुत अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते थे। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नेचर एंथुजियास्ट है, बहुत अलग अलग फील्ड से लोग आते थे, और अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते थे। और जब हम लोग शाम को साथ बैठ के बात करते थे, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो अगर हम 2-4 चीज़ें भी अपना लें तो शायद हम आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत कुछ अच्छा छोड़ के जा सकते हैं। तो वहाँ से बस शुरुआत हुई, कहानियाँ, किस्से सुनते थे। मुझे लगा इन किस्सों को और लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा है नेचर फोटोग्राफी। तो ये किस्से शायद और लोग सुनेंगे तो शायद कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, कुछ अच्छी चीज़ छोड़ के जाने का मन था, और बस उसमें शुरुआत हुई। स्टार्टिंग मैंने करी एनवायरमेंटलिस्ट हो गए या नेचर से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, उस तरह के पॉडकास्ट में करती थी। फिर मुझे लगा कि हम इसी में क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहें, तो फिर मैंने जो है और लोग जो कुछ भी किसी भी तरह से इंस्पिरेशन हो सकते थे, जैसे एक डीसीपी हैं दिल्ली के, वो उस समय गोवा में थे जब मैंने पॉडकास्ट किया।
उन्होंने ही वाज सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर था उनको, और बहुत यंग थे वो, तो कोई उनको मतलब पकड़ में नहीं आ रही थी उनकी प्रॉब्लम, समझ नहीं पा रहा था कि ब्लड कैंसर है, और बहुत फिट हैं वो, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी पुलिस लाइफ में, और समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब उनको पता चला कि ये ब्लड कैंसर है, तो मतलब उनको ये होता था कि उनके सपने में यमराज आते थे और कहते थे ही इज़ अ केरलाइट, तो वो केरला में उनको होता था कि चलो आओ, एंड ही सेड कि नहीं मेरा टाइम अभी नहीं आया है। और देन मतलब वो इतना उन्होंने अपना मन पक्का किया कि मलयाली होते हुए भी उन्होंने शिव स्रोतम पूरा सीखा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हम दिमाग के ऊपर काबू पा सकते हैं तो हम हर कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से विद इन अ फ्यू मंथ्स ही रिकवर्ड, पूरा उनका ब्लड कैंसर जो है वो ट्रीट हो गया। और उसके बाद ही सर कि अब मैं क्या करूं, तो एक आयरन मैन करके एक रेस होती है जिसमें आप रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग करते हैं एक साथ तीनों का, उन्होंने वो करा और ही मास्टर्ड दैट ऑल्सो। तो इस तरह के लोग हैं, तो इस तरह की कहानियां बहुत कुछ हैं। मेरा जो पॉडकास्ट चैनल है उसका नाम है माइग्रेटिंग ऑकल्ट, और उसमें बहुत इस तरह के किस्से हैं, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। अलग अलग लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, नॉट जस्ट नेचर, बट काफ़ी कुछ है, एंड आई होप कि कुछ लोग मोटिवेट हो सकें, कुछ अच्छा कर सके अपनी ज़िंदगी में। आपके ऑकल्ट नाम से मुझे एक शब्द याद आया, सुपर नेचुरल। कभी आपने इसका सामना किया, देखा रात में, क्योंकि युवाओं को भी बड़ा फैसिनेट करता है सुपर नेचुरल। हाँ जी। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मेरा माइग्रेटिंग ऑकल्ट नाम है, इसमें सुपर नेचुरल से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे काफी बार ये पूछा जाता है, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेरी बेटी ने नाम दिया था, क्योंकि शी सेड कि आप बहुत बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं। तो क्योंकि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी बर्डिंग के लिए जा रही थी, तो माइग्रेटिंग, और क्योंकि मैं अननोन स्टोरीज सबको बताना चाह रही थी, तो ऑकल्ट, तो माइग्रेटिंग ऑकल्ट ऐसे नाम पड़ा। बट मुझे काफी लोग पूछते हैं ये चीज कि यू नो व्हाई ऑकल्ट, क्योंकि दिमाग फिर दूसरी तरफ जाता है। जहां तक आपका सवाल है, देखिए मैं पूरी तरह से विश्वास रखती हूँ कि सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ तो है जो दुनिया भी चला रहा है, और अच्छी पावर्स भी हैं, बुरी पावर्स भी हैं, हर तरह की पावर्स हैं। हाँ जी, मैं 2-3 बार मेरा सामना हुआ है इस तरह की पावर्स के साथ भी। आई थिंक मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि हर किसी का जो दिमाग होता है ना, उसमें एक कुछ लोग को बिल्कुल कोई असर नहीं होता इन पावर्स का, और कुछ लोग पे हल्का या ज्यादा असर होता है। तो मैं शायद थोड़ी सी प्रोन हूँ, तो मुझे 2-3 बार हुआ है अपना, मतलब आई हैवंट सीन एनीथिंग बट आई हैव फेल्ट इट, मैंने फील किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप पॉडकास्ट भी करती हैं, वाइल्ड लाइफ भी है। तो जब वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं, तो हम, जैसे आपने अभी कहा कि आप शायद माइंड रीडिंग भी कर ही लेती हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं, अच्छी तो नेचर का तो आप रीड कर ही लेती हैं। तो आपने एनिमल्स, एलिफेंट का बारे में बताया, आप बर्ड्स को बड़ा कैप्चर्स करती हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि एनिमल्स सोचते क्या हैं। अगर आपके कैमरे में वो कैद भी हो रहे हैं, तो आपको कुछ लगता होगा, कुछ फील होता होगा, यस, कि ये बर्ड कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, ये नेचर के साथ कुछ तो अलाइंड है, ऐसा आपको फील होता है? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो हमारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, और हम शायद उनको अभी तक जान ही नहीं पाए हैं, उनको समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि हम ना, इंसान को ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट ट्रस्ट मी, बहुत एनिमल्स और बहुत ऐसी बर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक घर पे मैंने पानी का बोल में रखती हूँ, स्पेशली गर्मियों में, तो एक पिजन था वहाँ पे। छोटी सी बात है, पिजन हम सबके घर में होते हैं, लेकिन कोई इतना सोचता नहीं है। वो पानी बहुत नीचे हो गया था, और कोनिकल सा फ्लास्क था, तो नीचे को था। मैं उसको देखती रही काफी देर तक। वो पिजन, पहले तो उसने काफी ट्राई किया कि मैं पानी पीऊं, पर उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी। उसने एक्चुअली वो जो, अगर आपको याद हो बचपन में हमारी स्टोरी होती है, उसने पत्थर उठा उठा के उसके अंदर डाले हैं, और मेरे पास फोटो है उसकी कि उसकी बीक में पत्थर है, और वो पत्थर उठा के उसमें डाला, पानी ऊपर आ गया, उसने वहां से पिया और उड़ गया। तो बहुत ऐसे किस्से होते हैं। जानवर बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं। कितनी बार होता है कि मैं, जैसे जब मैं सफारी पे गई हुई होती हूँ,
जानवर जैसे सपोजिंग लेपर्ड है, वो डियर को स्टॉक कर रहा है, उसको भूख तो लगती है सबको, उसको वो करना है। काफी बार ऐसा हुआ है कि डियर ने लेपर्ड को नहीं देखा, लेपर्ड ने तो देख लिया। अभी रिसेंटली हुआ था, मैं सफारी पे गई थी, लेपर्ड का बच्चा था छोटा सा, वो सोच रहा था कि मैं बहुत ही बड़ा हो गया हूं, मैं मेरे अंदर बहुत पावर आ गई है। एक नीलगाय खड़ी थी सामने, और नीलगाय आपको पता है अच्छी खासी बड़ी नीलगाय होती है, और उसको लगा कि मैं इसको पकड़ के खा जाऊंगा। तो नीलगाय ने उसको नहीं देखा था, पर वो धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ और नीलगाय के पास जाने लगा। सडनली पीछे से कुछ स्पॉटेड डियर खड़े हुए थे, उन्होंने लेपर्ड को देख लिया। और जंगल में क्या होता है कि अगर लेपर्ड, बिग कैट्स जो होती हैं बेसिकली, अगर वो मूव करती हैं तो जो मंकीज हैं, जो पैंसीज हैं, या आपके जो इवन स्क्विरल्स होती हैं या डियर होते हैं, वो एक आवाज निकालते हैं बाकियों को चौकन्ना करने के लिए कि यहाँ पे खतरा है। और वो स्पॉटेड डियर ने आवाज निकालनी शुरू करी। जैसे उसने आवाज निकाली तो वो जो नीलगाय थी उसने इधर उधर देखा, और चांस की बात आप देखिए कि ये इसने जैसे कहते हैं ना झपट्टा मारने की कोशिश करी। नीलगाय ने उसको देखा और उसने जोर से पलटा उसको, और नीलगाय भागी एक तरफ, क्योंकि डर तो देखो सबको लगता है, और वो लेपर्ड का बच्चा भागा दूसरी तरफ। तो दोनों इतना डर गए। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, आप सोच देखिए कि वो छोटा सा कब वो सोच रहा है कि मैं नीलगाय को खा के मतलब मार सकता हूँ। और नीलगाय जो है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, देखिए नेचर का वो होता है कि आप अपने आप को बचाओगे। तो मतलब बहुत ऐसे अलग अलग इंसिडेंट होते हैं। एनिमल्स बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं। यस। एंड मैम, काफ़ी लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर हुए होंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उनका भी शौक होगा, तो अब वो कैसे आए, कैसे इंस्पायर हों, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए कैमरे पे, पर मैंने प्रोफेशनली कुछ नहीं सीखा है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कैमरा भी लिया, और मैंने कैमरा भी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जो मेरे साथ जाते थे उनसे जो सीखा है वो उतना ही मेरे को ज्ञान है। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसको भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी है, देखिए नेचर में जाने में कोई नुकसान नहीं है। मैं कहती हूँ पहला काम ये है, अपने घर में अंदर ना बैठ के, आप बालकनी है, खिड़की है, वहां पे बैठना शुरू करिए, नेचर को एंजॉय करना शुरू करिए। नेचर के अंदर आई थिंक एक ऐसा मैग्नेट है, वो अपने आप आपको अपनी तरफ खींचता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके अंदर पेशेंस है, आप इंजॉय कर रहे हो, तो धीरे धीरे अपना वॉक्स पे जाना शुरू करिए। जब आप वॉक पे जाते हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आसपास देखिए अपने किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के पक्षी घूम रहे हैं, क्या चीज हो सकती है। सफारी पे जाते हो आप सफारी पे जाते हो, आप 3-4 घंटे की जो सफारी होती है, अगर आप ध्यान से देखो, आप देखोगे कि पेड़ बदल जाते हैं, स्मेल बदल जाती है, कहीं पे लेक है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। जानवर की जो फितरत है, छाया में अलग होगी, धूप में अलग होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें पहले ऑब्जर्व करना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ जी, ये मेरा शौक है और मैं अच्छे से निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, कोई भी एक कैमरा उठाइए और निकल जाइए। 4 बार गलती करेंगे, अपनी गलतियों से अपने आप सीखेंगे। कोई ऐसा हो जो थोड़ा बहुत जानकार हो, उसके साथ जाना शुरू करिए। देखिए, जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं सीखोगे। और ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। कोई भी चीज़ मैं मानती हूँ, चाहे हम साइकिल चलाना सीख रहे हो, चाहे हम पढ़ाई करना सीख रहे हो, गलती होगी तभी आप सीखोगे। तो ये मन से निकाल दो कि आप पहले दिन जाओगे और सब कुछ सीख लोगे। कैमरा उठाइए और जाइए। स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर अपने आप सब कुछ सिखा देती है। बाकी कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट, गूगल पे बहुत कुछ है। हमारे देहरादून में तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप चाहें तो बहुत लोग आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम वेरी ओपन। मेरे दोनों यूनोहिया सुर या माइग्रेटिंग ऑकल्ट, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाह रहे हैं आगे, मैं आपको कनेक्ट करा सकती हूँ। बिकॉज 10-12 साल से कर रही हूँ, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई गाइड आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेहनत आपको करनी है। और मैं कहती हूँ कुछ मत सोचो, बस निकल जाओ। यस। और निकलने से पहले मैम,
चैलेंजेस भी आपने देखे होंगे, क्योंकि आप 10 साल से, मैं नेचर के चैलेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी डिफरेंस आ गया 10 साल में, और आप 10 साल से वाइल्ड लाइफ को ही देख रही हैं। तो वो जो चैलेंज जो नॉर्मल इंसान या जो जाता है वहाँ पे घूमने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहिए, क्या प्रिकॉशन ले, क्या चैलेंजेस आप देखती हैं, या आने वाले समय में हमें किन चैलेंजेस को एड्रेस करना है वाइल्ड लाइफ के लिए? देखिए, वाइल्ड लाइफ में काफ़ी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। पर्सनल अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली अगर आप नेचर में जा रहे हैं, डिपेंडिंग आप किस तरह की जगह पे जा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सांप हैं या वाइल्ड लाइफ जैसे सफारी वगैरह में जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसके हिसाब से आप कपड़े पहन के जाइए। ब्राइट कलर्स मत पहनिए, नेचर में ब्लेंड होने की कोशिश करिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करिए, इंजॉय करिए। और वही कहते हैं ना, आप जितना एंजॉय करेंगे नेचर आपको उतना रिवॉर्ड करेगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल बहुत पेड़ कट रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, एक तरफ अगर आप देखें तो आबादी भी बढ़ रही है, तो उनको भी जगह चाहिए रहने की। पेड़ भी कट रहे हैं, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, डिमांड बहुत अलग होती जा रही है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेड़ उगा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, सिर्फ पेड़ उगाने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जगह एक ऐसा पेड़ होता है जो वहां पे चल सकता है, तो हम कोई भी पेड़ कहीं भी नहीं उगा सकते हैं। तो ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सपोजिंग देहरादून में, इस एरिया, देहरादून के अंदर भी बहुत अलग अलग वो है, तो हम किस जगह पे क्या पेड़ उगा रहे हैं वो किसी एक्सपर्ट से पहले समझिए और उसके बाद वो पेड़ लगाइए। अदरवाइज वो पेड़ लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है कि वो पेड़ बड़ा हो। सिर्फ पेड़ लगा के और उसको छोड़ देने से फायदा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी परवरिश होनी चाहिए और पेड़ कुछ 5-6 साल तक, जहां तक वो अपने आप को आगे बढ़ा सके उतना आप कर सको। आजकल फ्लाईओवर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में भी हमारा जो दिल्ली देहरादून फ्लाईओवर बना है, बहुत सारे पेड़ उसमें कटे थे, बट गवर्नमेंट के हिसाब से वो पेड़ जो है निकल के कहीं और लगाए गए हैं। अरावलीज में तो प्रॉब्लम आपको पता ही है कि क्या चल रही है। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है जो चलती रहेगी। गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना है, सिटीजन्स को भी देखना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी देखना है, मतलब मॉडर्नाइजेशन भी देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, हम जैसे, स्पेशली मेरे जैसे पागल जो नेचर फ्रीक्स होते हैं, वो हम लड़ते रहेंगे और हम कहते रहेंगे कि कम करिए या एटलीस्ट पेड़ ज़्यादा लगा लीजिए। ग्रीन कॉरिडोर्स बहुत ज़रूरी है। देयर वाज अ टाइम जब मैं 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं देहरादून आई थी। उस देहरादून में और आज के देहरादून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई थिंक हम बहुत दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम दिल्ली बनते जा रहे हैं। उस समय हम देहरादून को कहते थे कि एक रिटायर्ड पर्सनस पैराडाइज है, वो चीज़ अब नहीं रही है। देखिए, बट फिर वही बात मैं कहूँगी कि बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक आई थिंक टिप हमेशा चलता रहेगा। एज लॉन्ग एज सिटीजन्स और गवर्नमेंट एक लेवल पे पहुंच सके जहां पे, देखिए वही हो जाता ना कि कितना मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। तो छोटा शहर है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है, कैपिटल है, वहाँ पे उसके हिसाब से होना चाहिए। आप हर जगह पे एक स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं, समर्स में पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि बर्ड्स मूव कर रही होती हैं। पानी बहुत बार होता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहूँगी कि प्लीज़ खाना मत डालिए। हम जो चिड़िया को, बंदर को, किसी को भी जो खाना डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बर्ड्स का एक माइग्रेशन रूट है, वो किसी वजह से बना है, नेचर ने किसी वजह से वो बनाया है। उनको ज़रूरी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और जब हम खाना देना शुरू करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। पहली बात, वो चिड़िया वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, तो एक तो वो गलत हो रहा है। दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि जो चिड़िया को या जानवर को आराम से खाना मिल रहा है, तो वो जो है फाइट करना छोड़ देगा, उसको तो आराम से मिल रहा है। तो हम नेचर में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम जानवर को या बर्ड को लेजी ना बनाएं। तो प्लीज़ पानी ज़रूर रखिए, पर खाना बिल्कुल नहीं रखना है। उनको जो कर रहे हैं करने दीजिए। उनको अपने आप से दाना पानी जो है, पानी नहीं, दाना अपना जो है अपने आप जाएं, ढूंढें, मेहनत करें। क्योंकि जब चिड़िया एक पेड़ से
फल खाती है तो उसका जो बीज चिड़िया के अंदर जाता है वो बहुत जगह वो उसके फैलता है, प्रोसेस हम सबको पता है, और उससे जो है एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग तरीके के फायदे होते हैं। जैसे हाथी जो है, जब हाथी चलते हैं, अगेन हाथी माइग्रेट करते हैं, तो जो हाथी का डंग होता है उस हाथी के डंग में बहुत बहुत फायदे होते हैं। उसके अंदर बीज भी होते हैं, उसके अंदर लार्वा, इंसेक्ट्स, काफ़ी कुछ होते हैं। तो आई थिंक आई कैन गो ऑन दिस, बट बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि नेचर ने जो प्रोसेसेस बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, नेचर हमें स्टोरी भी देता है, नेचर हमें लेसन्स भी देता है। एंड मैम, मैंने जो ना पूछा हो, आप कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, आप बता सकती हैं। नहीं, आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर लिया है हमने। अगेन मैं फिर गोल गोल घूम के एक ही बात बोलूँगी कि नेचर की तरफ देखिए, नेचर हमारा पहला घर है, उसको साफ रखना, उसको प्योर रखना, और उसमें हमें औरों के साथ, चाहे वो जानवर है चाहे वो बर्ड है, हमें को एग्जिस्ट करना है। अगर हम सुप्रीम नहीं हैं, आज अगर वर्ल्ड में से ह्यूमन पॉपुलेशन को आप जीरो कर दोगे, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ साल लगेंगे, नेचर फिर फ्लरिश करेगी। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर बर्ड या कोई एक पर्टिकुलर बीज जैसे कहते हैं, अगर वो चले गए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नेचर जो है कुछ जानवरों को या कुछ बर्ड्स को अपने हिसाब से उनको लगता है कि ये अब अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको खत्म कर देती है। मैं ये मानती हूं कि जो चीज नेचर अपनी तरफ से खत्म कर रही है, डायनासोर्स हो गए, डोडो हो गई, डोडो बर्ड जो थी, उनको खत्म कर दिया है, कुछ सोच के नेचर ने किया है, उनको हमें वापस नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, वी शुड ऑल को एग्जिस्ट। वी आर नॉट द मास्टर्स एंड वी आर जस्ट पार्ट ऑफ नेचर। अगर हम ये समझ सके तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। यस मैम, बिल्कुल। और इसी नोट पर मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे ऐसा लगता है आपको भी बहुत एंजॉय आया होगा इस पूरी कन्वर्जेशन में, इस पूरी पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा रहा, एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एंड आई होप कि जो सुनने वाले हैं उन तक कुछ मैसेज पहुंच सके, और थोड़ा सा अगर हम छोटी अगर हम अपनी आदतें सुधार ले तो मतलब माशाल्लाह। बिल्कुल। तो 91.2 NIVH हलदून पर मैम के साथ हम लोगों ने बात करी, नेचर के ऊपर बात करी कि नेचर हमें स्टोरीज भी देता है, नेचर हमें लेसन्स भी देता है। लेकिन अभी आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछने हैं, नेचर की केयर करनी है, लाइक कमेंट शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और सुनते रहना है 91.2 NIVH हलदून। जिंदगी के सफर में आपका हम सफर। मैं यहाँ से विदा लेता हूँ ये कहते हुए कि अपना ख्याल रखिए, अपने नेचर का ख्याल रखिए, और मुझे अपने दिलों में याद रखिए, और सुनते रहिए 91.2 NIVH हलदून। जिंदगी के सफर में आपका हम सफर।